नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। आज जो हमारे साथ हैं मेहमान अ, रवाई के जाने-माने कलाकार और एक गाना आया, बहुत ही फेम मिला उस गाने से उनको। उस गाने का नाम है राम जानकी बुई। तो इसके जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, वो आज हमारे गेस्ट हैं। तो राजकुमार सावंत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और मुझे अच्छा लगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकारों के साथ या किसी के भी साथ आप अपना वक्त शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं आशीष धोनी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनका ये चैनल अधिक से अधिक लोग देखें। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आपका जो मतलब आप क्वेश्चनिंग का दौर स्टार्ट करते हैं, थोड़ी-सी बातें जानते हैं, अंदर की बातें भी जानते हैं और कुछ बातें आप जानते भी हैं, दर्शक भी जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर मेरा कि एक आज आपको सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं आपको। उत्तराखंड में, रवाई में तो लगभग आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा होगा आपके जीवन में जब आपको कोई भी नहीं जानता था। तो उस दौर से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो स्ट्रगल की जो अ, वो है दौर था, वो कैसा था उस समय? मतलब आप कैसे आए सिंगिंग वाली लाइफ में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, आप बहुत बड़ी तारीफ़ कर दी आपने, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा कलाकार मानता हूँ। और मैं अभी इस लाइन में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वाक़ई मुझे आपके कहे अनुसार सब लोग जानें। हुँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो आपकी शुरुआती जीवन जहाँ से आप सिंगिंग कहाँ से है आपके? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको सिंगिंग के लिए? देखो, बचपन में जब स्कूल लाइफ़ होती थी मेरी, हुँ, तो उस टाइम काफ़ी सारे हम गीत गाने सुना करते थे। हुँ, हुँ, जैसे उस टाइम काफ़ी सारे बड़े-बड़े सिंगर हुआ करते थे। नेगी जी, प्रीतम जी और हमारे क्षेत्र के एक लोकप्रिय गायक महेंद्र सिंह चौहान जी। हुँ, हुँ, इनके जो गाने हमने सुने, उन गानों से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि अपने जो लोक संगीत में जो हमारा मिठास है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ाव है, वो उस आधार पर बढ़ता गया और हम इस संगीत की तरफ अपनी रुचि लगाते गए। अच्छा, जैसे आप स्कूल जैसे होता नहीं है कि बचपन में कि हम गाना गाते हैं, तो वहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि यार मैं स्कूल में गाया आपने कभी गाना? स्कूल की जो बात रही मेरी, हाँ, मैं एक बहुत शर्मीला-सा विद्यार्थी हुआ करता था। अच्छा। अगर कहीं गाने जैसे डांस वगैरह की बात आती थी, तो मैं मेरी हिम्मत आगे 2 लोगों के बीच में खड़े होकर गाने या डांस करने की नहीं होती। हुँ, हुँ। लेकिन टीचर ज़बरदस्ती अगर उठा देते थे, तब तब कर लेते थे। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके? आज तो आप काफ़ी लोगों के सामने गाना गा लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? कॉन्फिडेंस मुझे जो मिला, गाँव के जो स्टेज होते हैं, जो छोटे स्टेज हमारे ग्राम्य स्तर पर लगते हैं, रामलीला हो या कोई नाटक हो या कोई संगीत प्रोग्राम हो, हुँ, जब आदमी के अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं कि यार मैंने भी, जैसे आगे बंदा कोई एक्टिंग कर रहा है हुँ, या कोई रोल कर रहा है या हुँ, कोई गा रहा है, कोई नाटक कर रहा है, हुँ, तो मन में ये भाव उत्पन्न होते थे, यार मैं भी कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, और जब यही बात आई कि मैं भी कर सकता हूँ, हुँ। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता गया। तो मतलब हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला कि आप एक बार प्राइवेट जॉब करते थे, है बिल्कुल, ना? मैंने काफ़ी सारे काम ज़िंदगी में किए और अभी भी मैं अपनी घर की खेती-बाड़ी, अपने जो घर में पशु, जो घर गाँव में काम होते हैं वो हम सारे ही करते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि हम एक लोक गायक होने के नाते एक अपना जो पहाड़ का हमारा कल्चर है, हमारा जो खेती से जुड़ा हुआ है, हुँ। उसे भी हम बरकरार रखे हुए हैं और थोड़ा अपने जीवन का हिस्सा उसको भी बना के चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एक बार प्राइवेट जॉब करने गए थे, वो कहाँ कर रहे थे आप वो प्राइवेट जॉब? मैं ये प्राइवेट जॉब
एक कंपनी हुआ करती थी, कहाँ पे थी ग्रीन वो? प्लाई लिमिटेड, बद्दी नालागढ़, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या? हाँ, तो वहाँ पर मैंने लगभग 3 साल जॉब करी। तो वो क्यों छोड़ी आपने? कोई कारण? उसका कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन मुझे वो टाइम नहीं लगा फिर। इतने दूर का जो जॉब था मेरे, इतनी कोई अच्छी जॉब भी नहीं थी, तो या तो हैवी सैलरी मेरी कोई होती तो मैं वहाँ पे जॉब कर लेता, लेकिन मैंने इस संगीत लाइन को अपनाया और इसी क्षेत्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। सर आपने कहीं गायकी सीखी है? कहीं आपको किसी ने सिखाया? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखो, आप अगर कोई काम करते हो, अभी आप टीचिंग लाइन में हो, हम्म, आपने पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर आपने एक अपने लिए जॉब चुनी कि यार मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। हम्म, तो यही चीजें होती है कि आज हमने रामलीला के स्टेज पे परफॉर्म किया, हम्म, हमने कहीं नुक्कड़ नाटक में परफॉर्म किया। जो गांव की हमारी सबसे बड़ी जो प्रेरणा मुझे मिली, जो गांव की हमारी जो टीमें जाती थी ग्राम स्तर से, हम उसका भी हिस्सा हुआ करते थे। और वहाँ से हमें दूसरे कलाकारों से देख देख के, या कोई प्रतिभावान संगीतकार अगर कोई बैठा हुआ है, तो उसके माध्यम से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और हम उन लोगों को ही अपना श्रेय देते हैं जिन लोगों को देख के हमने सीखा है। आज हम उन लोगों को भूल नहीं सकते, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है जिनके माध्यम से हमने ये चीज़ें सीखी। जैसे कहाँ कहाँ जाते थे आप? अपना जो कभी ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम होता था, बचपन से ही? कभी जिला स्तर का कार्यक्रम होता था। बिल्कुल मेरी कम से कम 18-20 साल की उम्र से ही हम इस दौर पे हम्म, लगे हुए हैं। लेकिन लोक गायकी, जो ये जो रवाई का हमारा जो क्षेत्र है, इसका इसकी जो लैंग्वेज है, इसका इतना बड़ा दायरा नहीं। हम्म, जैसे हम हिमाचल, इधर गढ़वाल, कुमाऊं, इनका दायरा इतना बड़ा है। अगर इनका एक गाना चलता है, हम्म, तो जहां हमको 1000 व्यू मिलता है, हम्म, वहीं अगर एक गढ़वाली गाना अगर उसको हमारे 1000 से कंपेयर करें, तो उनका कम से कम 50,000 व्यू आएगा। अच्छा। क्योंकि ऑडियंस, जितनी ज़्यादा ऑडियंस, उतने ज़्यादा व्यूज, हम्म, उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी। हम्म, हम इस छोटे से जो दायरे में बसे हुए लोग हैं, हमारी भाषा को इतना बाहर के लोगों में प्रचलित नहीं है। हम्म, दूसरी चीज है, ये हमारे क्षेत्र की कमियां हैं, या यहाँ के लोक कलाकारों की कमियां हैं कि हम अपनी भाषा को बढ़ावा नहीं दे पा रहे। तो सर आपकी जो पहली एल्बम थी जी, कौन सी थी? और उस समय मेरे ख्याल से यूट्यूब का ज़माना नहीं था उस समय। तो वो कैसे आपने रिकॉर्ड किया? कहाँ पे रिकॉर्ड किया? और कितने पैसे आपके उसमें खर्च हुए? मैं जो अगर आपको पहली रिकॉर्डिंग की बात बताऊंगा, तो एक बहुत नाजुक सी कहानी है। हम्म, हमको गाने का इतना अधिक शौक था हम्म, कि यार हमें गाना गाना है, लेकिन दिल्ली से पहले कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं हुआ करता था। हम्म। क्यों देहरादून में नहीं था उस समय? नहीं, देहरादून भी काफ़ी बड़ा शहर था वैसे। नहीं, नहीं, अच्छा। दिल्ली से पहले कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो था नहीं। हम्म, और अधिकतर जो अच्छे म्यूजिशियन थे, जो म्यूजिक देहरादून में थे भी, तो वहाँ पर जो संगीतकार म्यूजिशियन थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि दिल्ली से ही बुलाना पड़ता, अगर किसी को रिकॉर्डिंग करनी होती थी दिल्ली से ही बुलाना पड़ता। कब? वहाँ पर होता था एक बिग बॉस करके स्टूडियो, लेकिन वहाँ भी दिल्ली से बुलाना पड़ता था। इससे अच्छा ये होता था कि वहाँ दिल्ली जाकर ही हम्म, जो उसका खर्चा वहाँ से पे करना है देहरादून का, वो अपना खर्चा वहाँ पे करके उस अपना हम्म, रिकॉर्डिंग वहीं कर लो, और अच्छे से भी हो जाएगी। हम्म, इसलिए आदमी वहाँ से बढ़िया वहाँ जाना पसंद करता था, दिल्ली। हम्म। तो आपका सवाल, ये था कि मतलब पहला एल्बम कैसे हुआ रिलीज? क्या बिल्कुल, था वो? और क्या है उसके पीछे की कहानी? ये जानना चाह रहा हूँ मैं। हमने यहाँ पर
2-4 जो लड़के थे नौगांव में बैठे, हम यहाँ दोस्त यारी थी हमारी, तो हमने बोला यार रिकॉर्डिंग करनी थी, पर रिकॉर्डिंग करें कैसे, दिल्ली जाना पड़ेगा। कि यार दिल्ली से बढ़िया हम यहीं अपना एक सेटअप, छोटा सा सेटअप लगा के अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। तो जी सब लोग वहाँ, एक अरविंद्रा डीजे करके एक साउंड वाले होते थे भैया हमारे, तो उनका साउंड हमने एक हॉल लिया होटल का, वहाँ पर लगाया वहाँ। और उस समय संगीतकार यहाँ पर रौई घाटी में होते थे सुंदर प्रेमी जी। सुंदर प्रेमी। तो हमने सुंदर प्रेमी को बुलाने के लिए उनके गांव बंचाण गांव गए। बंचाण गांव से उनका हारमोनियम उठा के नौगांव लाया। अच्छा। फिर हमने रात भर वहां पर रिकॉर्डिंग करी। अच्छा। रात भर रिकॉर्डिंग करी तो वहां से मुझे एक गाना मिला। कौन सा गाना? वो गाना तो याद तो नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों ने वो गाना सुना था। वही पहली रिकॉर्डिंग, उसको पहली रिकॉर्डिंग बोल भी नहीं सकते, लेकिन जो पहली रिकॉर्डिंग, मतलब जो आपका पहला गाना रिलीज हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। जो पहला गाना मेरा चंडीगढ़ स्टूडियो से रिलीज हुआ। अच्छा। हल्की मटकानी चाला घुंघरी वाला। अच्छा, वो आपका पहला मतलब जो आपने प्रॉपर रिकॉर्ड किया? हाँ, स्टूडियो में प्रॉपर रिकॉर्डिंग की। अच्छा, वहां से मैंने शुरुआत करी। अच्छा। तो उस समय यूट्यूब का दौर नहीं हुआ करता था? उस तो टाइम यूट्यूब का दौर नहीं था, लेकिन उस टाइम जो सीडीज होती थी, हाँ सीडीज कैसेट होती थी उस समय। हाँ, हाँ। सीडीज की जो कैसेट थे कब होगा, किस टाइम की बात वो होगी? बिकती थी। ये रही होगी 2007-8 की बात। 2007-8। अच्छा, उस समय सीडी हुआ करती थी। हाँ, मतलब आपका उस समय जब सीडी बिकती थी तो आपको 2007-8 गलत बोल रहा हूँ मैं, ये बात रही होगी 99, 2001। अच्छा, लगभग। तो उसमें कितना खर्चा आया होगा आपका लगभग? उसमें खर्चा हमने नहीं करा, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे बाबूराम शर्मा जी, वो उनके ही प्रोडक्शन के लिए मैंने गाया था। अच्छा। एक गाना आपका बहुत ही ज़्यादा फेम मिला है, उससे उस गाने से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला है। उस गाने का नाम है राम जानू की बोई, और आपने उसका सेकंड वर्जन भी निकाला। तो पहला वर्जन तो 2 मिलियन के करीबन जा चुका होगा। तो इसकी जो कंपोजिंग है, राइटिंग, ये किसने की? आपने खुद की या फिर किसी और ने लिखा है गाना? सबसे पहले आपने बोला कि ये बहुत फेमस गाना है, लेकिन ये आपको लगता है कि बहुत फेमस गाना है, लेकिन उस गाने से भी और मेरे पास फेमस गाने हैं। नहीं, और भी है, लेकिन सुनो तो सही। अब बात मैंने आपको पहले ही समझा दी कि जो गढ़वाल में क्या होता है और हमारी जो लोकल भाषा में क्या होता है। अगर मेरा एक गाना रवाई में 1 लाख व्यूज पे चला, तो यदि वही गाना गढ़वाली भाषा में होता तो उस गाने को कम से कम 2-3 मिलियन व्यूज मिलते हैं। ऑडियंस की सारी बात लैंग्वेज और ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो आपने बोला कि कंपोज करा, लिखा। दूसरी चीज, जो पहला गाना मैंने तितरा की शिकार बनाया था, वो गाना मैंने खुद ही लिखा। अच्छा। और खुद ही मेरा म्यूजिक कंपोजिंग सब कुछ है। आप उत्तराखंड के कौन कौन सी संस्था से रजिस्टर्ड हैं, उनके नाम? सबसे पहला जो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो संस्कृति विभाग उत्तराखंड के माध्यम से हुआ है। और आज तक भी मतलब उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे होता है? वहाँ एक ऑडिशन होता है संस्कृति विभाग में, जहाँ पर कलाकारों का टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट के हिसाब से ही उन्हें ग्रेड दिया जाता है कि कौन से ग्रेड में किस गायक को रखा जाएगा। फिर उस आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, ये कहाँ पे है, देहरादून में? ये देहरादून में संस्कृति विभाग, जो देहरादून उत्तराखंड डालनवाला में है। इसकी कुछ स्टोरी बता सकते हैं, मतलब आप कि जो उत्तराखंड का जो संस्कृति विभाग है। नहीं, आप कैसे कैसे ऑडिशन देने गए, कैसे पता चला आपको, ये पूरी बिल्कुल डिटेल में? सही बात। इनका जो फॉर्म निकलता है, 2-3 साल में एक बार इनका फॉर्म निकलता है।
तो मुझे मेरे कलाकार चाचा जी अमित सावंत जी थे, उन्होंने मेरा फॉर्म भर के दिया। हम्म, तो जब फॉर्म भर के दिया तो मुझे फ़ोन आया कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। हम्म, फिर मैं साक्षात्कार देने वहाँ पहुँचा हम्म, और तमाम जो जजेज वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, काफ़ी नामी हस्तियाँ होती हैं, उत्तराखंड के बड़े से बड़ा सिंगर बैठा होता है, बड़े से बड़ा कलाकार बैठा होता है और कुछ लोग दिल्ली से भी होते हैं, जैसे दूरदर्शन वगैरह। हम्म, तो उनके सामने ऑडिशन लिया जाता है, तो मैंने ऑडिशन करा वहाँ पे अच्छा, उसके बाद वो रजिस्टर और हुआ। मैं ए ग्रेड से रजिस्टर हो गया। अच्छा, 1 ग्रेड से। अच्छा, आपने कौन-कौन सी भाषाओं में गीत गाए। गीत गाए हैं? देखो जो हमारी भाषाएं होती हैं, जैसे गढ़वाली, जौनसारी और यहाँ पर हिमाचली का भी काफ़ी प्रभाव रहता है, हुँ, विशेषकर इस घाटी में, रवाई की घाटी में। तो हम चाहते हैं कि हर हिसाब के गीत गाए जाएं, एक लोक कलाकार होने के नाते। लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क आता है, लेकिन मुझे काफ़ी सारे गाने लिख के भी दिए और जैसे कोई गाना मेरे पास पर्सनली है तो उस गाने को मैं, जैसे कोई अगर मुझे जौनसारी गाना है तो मैं जौनसारी जौनसारी वहाँ पे जौनसारी लोगों से बातचीत करके उनकी भाषा उनसे लिखवा करके फिर गाए हैं मैंने गीत। और गढ़वाली में भी मैंने गीत गाए हैं, विशेषकर सबसे ज़्यादा मुझे अपनी रवाई की भाषा पसंद है तो मैं अपनी रवाई की भाषा में गाना पसंद करता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे कि हम देखते हैं कि रवाई वाले गाने और एक है हिमाचली गाने। तो रवाई के लोग ज़्यादातर हिमाचली गाने सुन रहे हैं और रवाई के गानों को सुनते हैं लेकिन उतना नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसा क्या है हिमाचली गानों में कि वहाँ के जो सिंगर हैं या उनमें कुछ बात है या उनके गानों में कुछ बात है और यहाँ के गाने उतने नहीं चल पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? बहुत कुछ अच्छा कमी सवाल है? है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अ, इस चीज़ को आपको बहुत अगर बारीकी से अगर आप इसका अध्ययन करेंगे हुँ, और इस चीज़ के बारे में सो विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ही पूछना होगा। हुँ, खुद से ही आपको ये सवाल करना होगा कि ऐसा वास्तविक है क्यों? हुँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी लग जाती हैं। हमें कभी बॉलीवुड का गाना इतना पसंद आ जाता है कि हम उसे महीनों तक सुनते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है हिमाचली म्यूजिक जो थोड़ा, जिसको हम कहते हैं ना कि वाइब्रेशन ज़्यादा है, हुँ, वाइब ज़्यादा है। हुँ, और हिमाचली की जो लय, जो उनकी अपनी तर्ज है, उनके गानों में जो मिठास है, उसको हम बिना सुने रह नहीं पाएंगे। हुँ, उनका जो संगीत है वो थोड़ा शास्त्रीय संगीत से टच करके वो गाते हैं। हुँ, आप आइडिया लगा लेना, शास्त्रीय संगीत सुन के उनके जो तालबद्ध जो नाटियाँ होती हैं वो मनमोहक होती है। हुँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरी चीज़ जो मेरे रवाई का संगीत है वो एक, जिसको कहते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ, हुँ, एकदम फोक, हुँ, जो लोगों ने जब आज तो आदान प्रदान के बहुत सारे सिस्टम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों की जो कनेक्टिविटियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही। हुँ, हम हमारे लिए हिमाचल दूर नहीं है, हमारे लिए गढ़वाल भी दूर नहीं है, लेकिन एक वक्त वो हुआ करता था जब हम राड़ी से उधर या जरमूला से उधर की भाषा समझने में तकलीफ होती थी। हुँ, आज हर भाषा को हम समझ पा रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी जो हमारे साधन जो बन चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि जो वो ज़माना था पुराना, कि यहाँ से रोडों का भी कोई जाने आने-जाने का। आने जाने का कोई साधन नहीं था, हुँ, गाड़ियाँ नहीं थी। तो उस टाइम के लोग बहुत कम ही
अपनी संस्कृति के बारे में बता या सुन सकते थे या अच्छा। वहां से जानकारी ले पाते थे। वो अपने गाने जो अपने उनके संगीत होते थे वो उस माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे और अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन जैसे ही जमाना बदला और यहाँ पर विकास कार्य शुरू हुए, यहाँ पर टावर लगने शुरू हुए, यहाँ पर मोबाइल सेवा आई और लोग कनेक्ट होते गए, तो आप यहाँ आज से 15-20 साल पहले कोई हिमाचली गानों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि ना कोई कैसेट आता था, ना कोई सुनता था। लेकिन जैसे ये डीजे का दौर आया, शादियों में पहले डीजे का दौर नहीं हुआ करता था, लोग ताली करके या साथ बैठ के अपने मुंह से ढोलकी बजा के गाना गाते थे जैसे शादियां होती थी। लेकिन जब डीजे का दौर आया तो सब गाने आते गए, लोगों ने नए नए प्रयोग शुरू कर दिए। जो डीजे वाले होते थे उन्होंने हिमाचली भी बजाए, उन्होंने जौनसारी भी बजाए, फिर लोगों को समझ आया, लोगों को अच्छा लगने लगा। और जो हमारी रवाई घाटी है विशेषतर, यहाँ हिमाचली का बहुत प्रभाव है। हमारा जो लोकल संगीत, हमारे जो हारुल हैं, हमारे जो मांगल हैं, वो कहीं इनके पीछे छिप से रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज पे, लेकिन वो प्रयास इतना कामयाब होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। हम देखते हैं कि जैसे कोई यहाँ पे सरदोत्सव मेला या कोई भी अच्छा मंच जब होता है यहाँ पे, तो हम बजाय अपने सिंगरों को कम इन्वॉल्व करते हैं और बाहर के सिंगर को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हिमाचली सिंगर, जैसे हमने देखा था कि बड़कोट में इतना अच्छा मेला हुआ था, लेकिन हमने बाहर के सिंगरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, लेकिन आप उस सिंगर का नाम बताइए रवाई घाटी का जो बड़कोट के मंच पे गाना नहीं गाया। लेकिन वो जैसे नहीं, मेरे सवाल का आप पहले जवाब दीजिए। नहीं, सभी को बुलाया लगभग, लेकिन वो जैसे मंच मिला, जैसे कुलदीप शर्मा को एक अलग से दिया गया कि भाई ये रात सिंगर है, और दिन के सिंगरों में मतलब ऐसे शिफ्टिंग वाइज की अभी रात सावन का है, हाँ, फिर ऐसा ये सवाल आपका जायज है। देखिए, रवाई के जो कलाकार हैं उनको एक नाइट नहीं मिली, वहाँ पे भी एक दुख भरी कहानी है। पर वो मेला समिति डिपेंड करती है कि वो अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाती है, तो हम कलाकार उसके विषय में बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि आपने रात के लिए सारे बाहर के सिंगर रखे, लेकिन एक रवाई की स्टार नाइट आपको रखनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन वहां पर बुलाए हर कलाकार को गया, ये तो है। लेकिन टाइम नहीं दिया गया, वो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि मतलब हम बाहर के सिंगरों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि हमारे खुद के सिंगर बहुत सक्षम है इन चीज़ों में। बिल्कुल सक्षम है, लेकिन वही बात आई ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ पर बाहर के सिंगर आते हैं और उनके जो गाने हैं उनको भी यहाँ के जो लोग हैं, सबसे बड़ा होता है ऑडियंस का रुझान क्या है। जो यहाँ पे हमारी जो श्रोता हैं, जो ऑडियंस है, जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, वो बाहरी संस्कृति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय अपनी रवाई की संस्कृति। इसलिए थोड़ा इस चीजों का फर्क भी हो जाता है कि बाहर के सिंगर आ रहे हैं, वो ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, रवाई का सिंगर आ रहा है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा दिया जा रहा है। और मेरा भी यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप 100% दर्जा बाहर के सिंगरों को दें, तो 100% में से 20% जगह रवाई के सिंगर को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर नेताओं के लिए एक परेशानी और भी है कि 1000 गायक इकट्ठे हो गए कि मैं भी रवाई का गायक, मैं भी रवाई का गायक, मैं भी रवाई। नेता के लिए परेशानी हुई खड़ी। 1000 गायकों को, चलो 1000 नहीं, हम 100 गायक लेते हैं, अगर 100 गायकों को
1-1 हजार रुपए भी देता है। तो उसमें उसके बाहर के 2 गायक ऐसे आ जाएंगे जो उसका मेला अच्छा करवा देंगे। इसलिए रवाई घाटी का कलाकार हमेशा पीछे है। अच्छा। अब नेताओं को यह सोचना चाहिए कि रवाई घाटी के लिए एक्चुअल काम कौन कर रहा है। रवाई घाटी की जो भाषा है उस पर गहनता से कौन गाने गा रहा है, कौन कलाकार उसको प्रमोट कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ के कलाकारों को भी महत्व मिलना चाहिए जो लगातार अपनी संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। अपना जीवन पूरा संस्कृति अपनी लोक इस रवाई घाटी की लोक संस्कृति को दे दिया। बजाय कभी आएगा वो पल या नहीं आएगा वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग दिल से चाहते हैं कि जो हमारी रवाई की जो भाषा है ये विलुप्त ना हो। यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज है वो विलुप्त ना हो। जिन संस्कृतियों के पीछे हम भाग रहे हैं उससे हमारा इफेक्ट हो रहा है कि हमारी जो बोली भाषा है वो बदल रही है, उसमें बाहर के जो शब्दकोश है वो इंटर हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, लेकिन आज के 20 साल के बाद की भाषा में जमीन और आसमान का अंतर होगा। यही हमारी रवाई घाटी के शब्दों। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, मैं उस सिंगर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल के बजाय हिमाचल के सिंगर थे वो, तो उन्होंने कहा था कि जो हिमाचली है वो हमें कम प्यार मिलता है, मतलब हमको प्यार मिलता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो कुछ ज़्यादा प्यार मिलता है। क्या ये सही बात है? राइट क्वेश्चन। हिमाचल में अगर आप देखा जाए तो ऑल ओवर हिमाचल में जो रोडू शिमला तक के जो गायक हैं उन्हीं को इस घाटी में बुलाया जाता है। लेकिन वहां पर पंजाबी सिंगर का ज्यादा बोलबाला है। अच्छा। अगर आप हिमाचल के मेलों की बात की जाए तो वहां अगर बड़ा सिंगर बुलाना हो तो वो अपने लोकल को बड़ा नहीं बोलते, वो पंजाबी कोई सिंगर उठा लेते हैं। तो उनकी विडंबना भी अपनी है, उनकी कहानी अलग है, उनकी कहानियां अलग है। अच्छा। तो ये कहानियां चलती रहती हैं भाई। रवाई घाटी में बड़ा सिंगर कौन हो गया? हिमाचली सिंगर, रोडू का, हाँ, सिरमौर का, शिमला का। और शिमला वालों के लिए बड़ा सिंगर कौन हो गया? पंजाबी सिंगर, बादशाह आ गया, मिक्का सिंह आ गया। उनके लिए बड़ा सिंगर वो है। तो ये चीजें चलती रहती है सर, और इन पे सोचने का भी विषय है। तो अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे। गेम इस प्रकार से होगा कि मैं कुछ बॉलीवुड सिंगरों के नाम लूंगा और आपने उसमें से बताना है कि कौन सा सिंगर आपके नज़र में बेस्ट है। तो सबसे पहले है बादशाह, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल ए.आर. रहमान। जुबिन नौटियाल सुनिधि चौहान। जुबिन नौटियाल श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह आशा भोसले। अरिजीत सिंह मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर किशोर कुमार। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।